हेलो बच्चों। तो आज से आप लोगों को एक नया सीरीज दे रहे हैं। इस सीरीज में ना हम लोग फिजिक्स का हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिटेल से स्टडी करने का कोशिश करेंगे। देखिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए खास रहेगा। इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को ध्यान से खाली सुनना है और ये जैसे जैसे खाली आप लोग सुनते जाएंगे ना, सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर याद हो जाएगा। इतनी आसान लैंग्वेज में आपको बताने का कोशिश करेंगे और इसका जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो बस खाली आराम आराम से देखते जाइए और देखिए कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको डील करना है आपके एग्जाम में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ई नोट इज। तो ये जो एप्सिलॉन नोट है, एप्सिलॉन नोट का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कितना होता है, तो ये हम लोग जानते हैं 8.854 इंटू 10⁻⁻² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये तो आसान क्वेश्चन था। अच्छा, आप लोग का देखना एग्जाम में ना, इस एप्सिलॉन नोट का आपसे यूनिट पूछ सकता है और या तो इसका आप लोग को डायमेंशनल फार्मूला पूछ सकता है, वो वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन की ओर देखिए, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज। तो अगेन ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है और आई डोंट थिंक कि मुझे कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बाकी देख लो इलेक्ट्रॉन का, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कुलाम्बियन फोर्सेस, तो देखिए कुलाम्बियन फोर्स मतलब कुलाम्स फोर्स के बारे में बात कर रहा था। कुलाम्स फोर्स कौन सा फोर्स होता है, क्या ये सेंट्रल फोर्स होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये सेंट्रल फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है? तो अगेन जी हाँ, ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है। यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है। अगर दोनों सही है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग, द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज। यानी बेसिकली पूछना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है। देखो, इसके लिए आप लोग पढ़े हो, 2 यूनिट होता है, एक तो होता है वोल्ट पर मीटर और एक होता है न्यूटन पर कूलम। आप लोग को दोनों का फॉर्मूला याद था। वोल्ट पर मीटर कैसे होता था, आप लोग ये वैल्यू जानते थे, E बराबर -dV/dr। यहाँ से आप लोग को यूनिट मिल जाता था वोल्ट पर मीटर। और ये न्यूटन पर कूलम कहाँ से आता था, तो आप लोग ये जानते थे फॉर्मूला E बराबर F/Q। तो यहां से आप लोग को यूनिट मिल जाता था न्यूटन पर कूलम। तो आपको देख लो कौन सा आंसर सही दिखेगा, वोल्ट पर मीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2। द यूनिट फॉर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को ना कभी भी आपको याद नहीं करना है, आपको फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है। तो आप लोग जानते हो कि कूलम्स फोर्स का जो वैल्यू होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 चार्जेस Q1 इंटू Q2 बटा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से अगर आप एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यह आ जाता है 1/4 पाई F, फिर यह आ जाता है Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, तो देख लो ऊपर चार्ज है, ऊपर चार्ज Q1 Q2, तो इसका हो जाता है Q स्क्वायर, मतलब चार्ज का स्क्वायर कूलम का स्क्वायर। 4F तो कांस्टेंट है, F का वैल्यू देख लो, F का वैल्यू तो आ जाएगा न्यूटन, R स्क्वायर ये मीटर है ना, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसको ऊपर लेके चलिए तो आपको मिलेगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा था, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो ऑप्शन नंबर 2। ठीक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगेन ये एक आसान सा क्वेश्चन है, जो कूलम्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है के बराबर ही आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। जरूर से याद रखना, हाँ, 9 इंटू 10⁹। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको यूनिट के बारे में बोला है। ठीक है, ये है 9 इंटू 10⁹ लिखे हैं। ठीक, तो ये तो ठीक होता है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करते ना तो आपको दिख रहा है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में सेम दिख रहा था। अच्छा सॉरी, ऑप्शन 3 में तो यहाँ पे देखो 10 के पावर जो है वो 10 दे दिया है। तो खैर, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो कभी कभी ऐसा करेगा ना कि दोनों जगह पे वैल्यू सेम डाल देगा, लेकिन ये जो यूनिट है, ये यूनिट जो है उसको गड़बड़ कर देगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1। द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, ये तो कूलम होता है। अगेन आसान सा क्वेश्चन है। अब यहां से पूछ रहा है व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग। अगर आप चार्ज करना चाहते हो तो चार्ज के लिए क्या क्या कारण हो सकता है। तो देखो, क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप जानते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के कारण चार्ज होता है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण भी चार्ज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। When a body is charged,
मास, देखो कोई बॉडी को चार्ज किया जाता है तो इसका मास क्या होगा। देखो आप लोग ये जानते हो कि अगर कोई बॉडी से इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाए या तो किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाए तो बॉडी चार्ज हो जाता है। तो मान लो ये बॉडी है, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाता है, यानी बाहर से इलेक्ट्रॉन आकर के बैठ जाता है। तो अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन आकर के बैठेगा तो इलेक्ट्रॉन का तो अपना मास होता है ना, तो उसका मास तो बढ़ जाएगा। और यही इसका जस्ट उल्टा अगर मान लो इस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर चला जाता है, अगर बाहर की ओर चला जाएगा तो इस बॉडी का मास जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज बॉडी का मास बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी कि किसी बॉडी को चार्ज करेंगे ना तो उसका मास इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो ऐसा ऑप्शन देख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 4 में इंक्रीज और डिक्रीज। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो गॉस लॉ आप लोग पढ़े थे कि क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस का जो वैल्यू होता था, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, इसका जो वैल्यू होता था वो आपको मिलता था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1। ए चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड इन अ क्यूब, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब। देखो यही क्वेश्चन है। देखो ये जो फॉर्मूला आप लोग गॉस लॉ पढ़े थे क्लोज सरफेस के लिए था, तो बोला कि भाई आप लोगों के पास एक क्यूब है, तो ये लेट से कि ये एक आपके पास क्यूब है, ऐसा मान लीजिए हाँ कि ये वाला क्यूब है। अब इस क्यूब के अंदर ना कोई एक चार्ज है, तो लेट से कि इसके क्यूब के अंदर कोई एक चार्ज क्यू है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्यूब के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक बात बताओ, ये जो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा कितने फेसेस के कारण आएगा। तो क्यूब में आप चेक करेंगे ना तो 6 फेस होता है, एक ऊपर, एक नीचे, एक बाएं, एक दाहिने, और एक आपको दिखाई देगा फ्रंट में और एक आपको दिखाई देगा बैक में, यानी कि 6 फेस के कारण होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ एक फेस के कारण पूछ रहा है, तो अगर एक फेस के कारण आप लोग को पूछा जाता था, एक नियम करके निकाल लेते तो आ जाता क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दिख जाता क्यू बटा, ये 6 इधर आ जाता, ये हो जाता क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो देखो ये सारी क्वेश्चंस आपको रटना नहीं है, बस खाली एज इट इज आप देखते जाइए वीडियो आराम से, आपको सारी ही चीजें समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग आगे की ओर चलते तो आपको अगला क्वेश्चन दिखाई देता। देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि इफ ए पॉइंट चार्ज क्यू मूव्स अराउंड अ सर्कल अबाउट अ चार्ज क्यू देन द वर्क डन बाय द चार्जेस। देखो ये दोनों में से कोई एक चार्ज को बड़ा कर दो, मान लो ये चार्ज बड़ा क्यू है ना। इफ ए पॉइंट चार्ज क्यू मूव्स अराउंड अ सर्कल अबाउट अ चार्ज क्यू, तो देख लीजिए यहाँ पे ये एक फिगर है, इसके सेंटर पर कोई एक चार्ज है क्यू और इसके चारों ओर ना कोई एक छोटा सा चार्ज घूम रहा है क्यू। ठीक है, तो लेट से कि इस जगह से चला, उसके बाद यहां से चल करके किसी भी पॉइंट पर जाता है। देखो ये हमें ये नहीं बताया कि कौन से पॉइंट से कौन पॉइंट में गया, हमें सिर्फ बोल रहा है कि मूव कर रहा है। देखो मूव्स अराउंड इन अ सर्कल अबाउट अ चार्ज, ये चार्ज के चारों ओर घूम रहा है। तो लेट से ये चार्ज यहां से चला और चल किसी पॉइंट पर इस जगह पे पहुंच गया। इसको चलो मैं नाम दे देता हूँ, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अच्छा, पॉइंट ए से पॉइंट बी में गया तो इसके कारण हमें पोटेंशियल में क्या फर्क दिखाई दिया, पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं दिखाई दिया, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि पोटेंशियल का जो वैल्यू होता था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर। आप लोग को याद है, सोर्स चार्ज के कारण आप लोग यही वैल्यू पढ़े थे। तो जितना पोटेंशियल आपको ए में मिलेगा उतना ही पोटेंशियल आपको बी में मिलेगा, यानी कि पोटेंशियल एट ए इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। और चलो ये दोनों मान लेते हैं भी के बराबर। अच्छा, आप लोग को याद है ये होता था भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। ठीक है, तो ये भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू हम लोग पढ़े थे कि जब कोई एक चार्ज इन्फिनिटी में रहता था तो इन्फिनिटी से उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट में लाते थे, तो एक पॉइंट में लाने पे जो वर्क होता था ये होता था डब्ल्यू बटा क्यू। अच्छा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाएंगे तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाएंगे ना तो पोटेंशियल का कुछ अंतर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला में चेंज आपको दिखाई देता था कि हो जाता था डीवी बराबर डी डब्ल्यू बटा क्यू। चलो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आप लोगों को ना कट नहीं रहा होगा। चलो यहाँ पे एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ। तो यानी कि चेंज इन पोटेंशियल, जब देखो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आप चेंज इन पोटेंशियल निकाल लेना। तो डीवी बराबर आ जाता डी डब्ल्यू बटा क्यू। आप लोगों से पूछ रहा है चार्ज कितना होगा, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या आ जाता, डी डब्ल्यू बराबर आपको आ जाता क्यू इंटू डी वी। अच्छा, एक बात बताओ, जब चार्ज हम लोग इस ए पॉइंट से बी पॉइंट में आया तो पोटेंशियल का अंतर कितना दिखा, तो भी ए माइनस भी बी। अगर आप भी ए माइनस भी बी निकालते तो दोनों का वैल्यू तो भी था और दोनों का वैल्यू आपको मिल जाता 0, यानी चलो एक लाइन में और लिख दूं, ये आ जाता भी ए माइनस भी बी। ठीक है,
तो आपको दिखाई देता v माइनस भी, और ये आपको दिख देता q इंटू v माइनस भी का वैल्यू 0, तो बराबर हो जाता 0। ठीक है, यानी कि आपको कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन नंबर 13, 2 point charges of 3 microcoulomb and 4 microcoulomb repel each other with a force of 10 Newton. If each is given an additional charge of minus 6 microcoulomb, then the new force is। तो थोड़ा सा इसको देखो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल टाइप्स वाला में क्वेश्चंस है। तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। ये देख लो, एक है 3 माइक्रोकुलाम का और एक है 4 माइक्रोकुलाम का। ठीक है, और दोनों के बीच का जो फोर्स लग रहा है वो है 10 न्यूटन का। तो आप लोग यहाँ पे फोर्स का वैल्यू निकाल सकते थे ना। चलो, एक को मान लो Q1, एक चार्ज को, और दूसरे चार्ज को मान लो Q2। ठीक है, तो F बराबर आपको दिख जाता 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटा R का स्क्वायर। हमें R नहीं दे के रखा है। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग को ये वैल्यू दे करके रखा है कि Q1 3 माइक्रोकुलाम का है और Q2 4 माइक्रोकुलाम का है, और हमें जो फोर्स मिल रहा है वो 10 न्यूटन का मिल रहा है। अब क्या बोला है, इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -6 माइक्रोकुलाम, तो दोनों में -6 माइक्रोकुलाम दे दो। तो आपके पास 3 पहले से था, अब ये -6 हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास -3 माइक्रोकुलाम का। ठीक है, और यहाँ पे देख लो, ये 4 कुलाम का तो पहले था, इसमें आप दे रहे हैं एडिशनल -6 माइक्रोकुलाम का। ठीक है, तो आप इसको जोड़ दो, तो -6 और यहाँ पे 4 है, 4 माइक्रोकुलाम है। हाँ, और ये -6 माइक्रोकुलाम। अगर आप ये दोनों को जोड़ते हैं तो आपको वैल्यू दिख जाता -2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो आपको एक ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाता। देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये चार्ज, ये जो नया वाला चार्ज Q1 आया है वो माइनस में आया है, और ये जो नया वाला चार्ज Q2 आया है ये दोनों माइनस में आया है, यानी कि माइनस माइनस दोनों माइनस है, तो पक्का रिपल्सन करेगा। ठीक है, तो पक्का का पक्का रिपल्सन करेगा। ऐसा कुछ हम लोग को यहाँ पे बोला था क्या? ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स नहीं दिया हुआ था। एक्चुअली हम यहाँ पे थोड़ा ये ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शंस पढ़ लिए, इस वजह से थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो गया। तो कोई बात नहीं, एक में आ गया आपके पास कितना कुलाम आ गया है, ये देखो Q1 का वैल्यू आ गया -3 और Q2 का वैल्यू आ गया है 2 माइक्रोकुलाम। अब आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर सकते थे, तो चलो पहले आप लोग पहला कंडीशन से बना लेना। पहला कंडीशन से फोर्स का वैल्यू दिया था 10 न्यूटन, 1/4πε0, और Q1 इंटू Q2, Q1 का वैल्यू आपको पता था 3 और Q2 का वैल्यू पता था 4 बटा R स्क्वायर। तो ये 3 और 4 जो था ना, ये दोनों को उठा करके बाईं साइड ले आओ, तो ये आपको आ जाता 10 बटा 4 या 12 बराबर 1/4πε0 इंटू 1 बटा R स्क्वायर। ये वैल्यू दिखा दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करो कि ये सेकंड वाला के लिए, सेकंड वाले केस के लिए अगर आप कैलकुलेशंस करते हैं, सेकंड वाला केस में आपको क्या दिख रहा है, Q1 का वैल्यू -3 कुलाम है और Q2 का वैल्यू -2 कुलाम। तो आप ऐसा करो, फॉर्मूला दोबारा से डालो, F बराबर 1/4πε0 Q1 का वैल्यू, Q1 के जगह पे आपको वैल्यू दिख रहा है -3 का, और Q2 के जगह पे दिख रहा है -2 का। ठीक है, बटा R स्क्वायर। ठीक, अब देखो हम लोगों को ये फोर्स का वैल्यू निकालना है, इस फोर्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और हम लोग का 1/4πε0 इंटू 1 बटा R स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया। तो आप देखो ये 3 और 2 है ना, 3 और 2 को इधर लेके आओ, तो इधर लेके आते हैं तो ये माइनस माइनस पहली बार प्लस हो जाता, तो 3 दूना 6 हो जाता, और ये वैल्यू दिख जाता 1/4πε0 इंटू 1 बटा R स्क्वायर। तो यहाँ पे चेक कर लो कि ये वाला वैल्यू 1/4πε0 इंटू 1 बटा R स्क्वायर, और यहाँ पे ये दोनों का तो राइट साइड बराबर है। अगर दोनों का राइट साइड बराबर है तो दोनों का लेफ्ट साइड बराबर होगा, तो दोनों का लेफ्ट साइड बराबर कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा F/6 जो है वो बराबर हो जाएगा 11 नहीं, यहाँ पे 10 है, ये हो जाएगा 10/12। तो आप इसको कट कर सकते हो, 6 दूना 12 और ये कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, यानी कि 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया होगा जरूर से, तो देखो 13 का ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, ये सारे
थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, यानी कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, तो इसमें तो आपको आंसर याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो तो 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 3 माइक्रोकुलाम एंड -8 माइक्रोकुलाम। तो एक तो 3 माइक्रोकुलाम का है और दूसरा -8 माइक्रोकुलाम का है। अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकुलाम इज एडेड टू ईच ऑफ देम, नाउ द फोर्स विल बी। तो ये एकदम से ना कॉमन सा सेंस लगाने वाला क्वेश्चन है। चाहे तो अभी हम जिस तरीके से आप लोगों को बता करके रखे हैं उस तरीके से भी आप लोग इसको बना सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअली जो इस क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूं ना, इसका आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो केवल इस क्वेश्चन के लिए एक 3 माइक्रोकुलाम का है और एक -8 माइक्रोकुलाम का है, ठीक है। तो लेट्स से ये आपके पास एक तो 3 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, ये मान लेते हैं Q1, और Q2 जो है आपके पास था, कहाँ चल गया, ये जो Q2 है ये आपके पास था -8 माइक्रोकुलाम का। तो डोंट वरी, ये Q2 है -8 माइक्रोकुलाम का, ये दो चार्ज हमको पता चल गया है। और फिर इसके बाद क्या बोला था, अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो पक्का अट्रैक्ट करना ही करना है, ठीक है। विथ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन के फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो है 1 न्यूटन। फिर बोल रहा है ए चार्ज ऑफ +5 माइक्रोकुलाम इज एडेड टू ईच ऑफ देम, बोला कि दोनों चार्ज में ना आप 5 माइक्रोकुलाम का फोर्स, 5 माइक्रोकुलाम का चार्ज को ऐड कर दो। तो अगर देखो, अगर आप Q1 में 5 माइक्रोकुलाम का ऐड कर देते हैं तो आपको क्या वैल्यू क्या मिल जाता, तो ये 5 है और ये 3 है, तो आपको ये मिल जाता 8 माइक्रोकुलाम का। और इसमें भी ऐड कर दो 5 माइक्रोकुलाम, ठीक है। तो अगर 5 माइक्रोकुलाम ऐड कर देते तो देख लो आपको क्या मिल जाता, इसमें 5 माइक्रोकुलाम ऐड कर देते तो आपको मिलता 8 और 5, तो ये देखो यहाँ माइनस था यहाँ पे प्लस था, तो आपको मिल जाता 3 माइक्रोकुलाम। तो आप ठीक से चेक करो कि ये अब आपका Q2 डैश नया वाला आ जाएगा और ये आपको Q1 डैश आ जाएगा। आप चेक करेंगे ना तो आपको ऐसा दिख गया, ये Q1 वाला Q2 हो गया और Q2 वाला Q1 हो गया, दोनों उलट गया ना, मतलब कि फोर्स तो सेम लगेगा, ठीक है। यानी फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी पहले जितना फोर्स लगता था उतना ही फोर्स लगेगा, ठीक। तो पहले लग रहा था 1 न्यूटन का फोर्स, अभी भी लगेगा 1 न्यूटन का, और दोनों के बीच अट्रैक्टिव वाला फोर्स लगेगा, ठीक। तो ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, आई थिंक ये क्वेश्चंस आप लोगों से बन जाना चाहिए, ठीक। चलते हैं अब आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपको बोल रहा है कि ए सॉफ्ट बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो आपके पास एक सॉफ्ट बबल है कुछ इस तरीके का, अब इसमें नेगेटिव चार्ज दिया जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज दे दिए। देन इट्स रेडियस, तो इस सॉफ्ट बबल का रेडियस क्या होगा, देखो नेगेटिव चार्ज देंगे ना तो ये चार्जेस आपस में रिपेल करेगा, और अगर रिपेल करेगा ना तो ये जो सरफेस है ये सरफेस खिंचाना चाहेगा, धीरे धीरे खिंचाएगा, और अगर खिंचाएगा तो सरफेस बड़ा हो जाएगा, अगर बड़ा हो जाएगा तो इसका जो रेडियस है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो ये फॉर्मूला तो आप लोग पक्का से जानते होंगे, टॉर्क वाला, टॉर्क जो होता है वो होता है PE sin थीटा, ठीक है। और अगर आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये आ जाता वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ठीक। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। An electric dipole of moment P is lying along a uniform electric field E. The work done in rotating the dipole by 90 degree is, ठीक है। तो देखो ये भी आसान क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े थे कि जितना वर्क डन होता, इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करने में जितना वर्क डन लगता था वही वर्क डन उसकी एनर्जी के बराबर होता था, और आपको इसका जो फॉर्मूला मिला था वो आपको U ऐसा मिला था, U बराबर PE cos θ1 माइनस कोस θ2, ठीक है। तो देखो इसको घुमाना है, कितना डिग्री से घुमाना है, 90 डिग्री से घुमाना है, यानी कि पहले एंगल 0 था और अब एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा PE कोस, पहले एंगल 0 डिग्री तो कोस 0, और अभी घुमा करके आपको कितना एंगल कर देना है 90 डिग्री, यानी θ2 का वैल्यू हो गया 90 डिग्री। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेते तो PE आ जाता, कोस 0 का वैल्यू 1 होता और कोस 90 का वैल्यू 0, तो आपको मिल जाता P × E। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा था, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है,
और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सारे कंसेप्ट वाइज चलते जा रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज विल बी। ये क्वेश्चन तो किसी से गलती नहीं होना चाहिए। आप इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट पढ़े हो ना कि न्यूटन पर कूलम होता है, E बराबर F बटा Q, यहीं से तो पढ़े थे न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ से F बराबर क्या आ सकता था, इस जगह से देख लो F बराबर आ जाता आपका Q इंटू E। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूएंट 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आप लोग ये फॉर्मूला जानते थे, Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई। तो बोला कि आपको 1 कूलम नेगेटिव चार्ज बनाना है तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी आपको n निकालना है। तो n बराबर क्या हो जाता है, Q बटा E हो जाता। Q का वैल्यू कितना बोला है, 1 कूलम बोला है, तो यहाँ पे 1 कूलम रखते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते हो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम के साथ कूलम कट जाता, जब आप इसको भाग देते तो ये वैल्यू आ जाता 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, ए ग्लास रड रब्ड विथ सिल्क एक्वायर्स अ चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम। व्हाट इज द चार्ज ऑन द सिल्क। तो देखो दो ऑब्जेक्ट है, एक तो ग्लास है और एक सिल्क है। तो ग्लास को आप सिल्क में रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। तो ग्लास के अंदर अगर आ गया पॉजिटिव चार्ज तो सिल्क के अंदर आ जाना चाहिए नेगेटिव चार्ज, और जितना ग्लास में पॉजिटिव चार्ज है उतने ही चार्ज आ जाएगा सिल्क के अंदर नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों कि देखो किसी मेटर से जितना इलेक्ट्रॉन्स हटेगा उतना तो उस मेटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जिसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज आया तो हटने के कारण इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो सेम है ना, तो सेम इलेक्ट्रॉन नंबर होने के कारण सेम नेगेटिव चार्जेज आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ये देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा समझना थोड़ा सा मुश्किल है। आपसे पूछ रहा है कि इट इज पॉसिबल टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एट जीरो पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल। देखो वो पूछ रहा है क्या कि मान लो कि आपके पास दोबारा सुनना, इट इज पॉसिबल टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एट, बोल रहा है कि आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है। तो लेट से हम लोगों के पास ये कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो क्या उसमें जीरो पोटेंशियल हो सकता है। जी हाँ, जीरो पोटेंशियल हो सकता है जब आप इसको अर्थिंग कर देंगे। अगर आप इसको ग्राउंडिंग कर दो, अर्थिंग कर दो इस बॉडी को, ठीक है, तो अर्थिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से चार्जेस दौड़ने लगेगा और इवेंचुअली यहाँ पे चार्ज जो है न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल हो जाने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, यानी कि जीरो पोटेंशियल पॉसिबल है। पॉजिटिव चार्ज होने के कारण क्या इसमें नेगेटिव पोटेंशियल पॉसिबल है, तो अगर नेगेटिव पोटेंशियल भी पॉसिबल है। कैसे देख लो, मान लो हमारे पास ये कोई चार्ज Q है, ठीक है, और इस Q चार्ज से आप इस पॉइंट पर निकाल रहे हो कोई दूसरा चार्ज Q के कारण पोटेंशियल, तो मान लो दोनों बीच का डिफरेंस R है। तो आप लोग ये V बराबर जरूर से पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन, और दोनों चार्ज का प्रोडक्ट और दोनों के चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो अगर ये Q का वैल्यू पॉजिटिव है, ये सोर्स का वैल्यू पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट पर आपको इस पॉजिटिव चार्ज के कारण आपको पोटेंशियल पॉजिटिव मिल गया, यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है। क्या नेगेटिव पोटेंशियल पॉसिबल है, अगेन नेगेटिव भी पॉसिबल होता। अगर मान लो ये सोर्स पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये जो हम लोग का बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और यहाँ से R डिस्टेंस पर कोई एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो अगर नेगेटिव चार्ज आया तो V का वैल्यू पुट कर लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक बड़ा Q और एक छोटा Q बटा R। लेकिन ये देखो ये माइनस प्लस तो माइनस आ जाता ना, तो यहाँ पे आपको V का वैल्यू मिल जाता नेगेटिव, यानी कि हमें नेगेटिव भी मिल सकता है, यानी कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के कारण जीरो पोटेंशियल भी हो सकता है, यानी जीरो पोटेंशियल भी पॉसिबल है, नेगेटिव पोटेंशियल भी पॉसिबल है और पॉजिटिव पोटेंशियल भी पॉसिबल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज, ठीक। 22 नंबर देखिए, ए बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय, तो एक बॉडी को आप नेगेटिवली चार्ज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अगर उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा दे दें, ठीक है, तो गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट, तो किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा दे दो तो उस बॉडी में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी किसके कारण होता है, रबिंग ऑफ टू बॉडीज। जी हाँ, ये तो होते ही है। ट्रांसफर ऑफ
ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। देखो एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हम लोग को, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का ओरिजिन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि दो बॉडी को आपस में रब कर देते हैं। तो चलो ठीक है, अब इस रबिंग के कारण क्या हो जाता है कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, करेक्ट, ये भी सही है। तो देखो यहाँ पे ना ऑप्शन थोड़ा सा ठीक से नहीं बन पाया है, यहाँ पे ये इस जगह पे ऑप्शन 4 में एक ऐसा ऑप्शन देना चाहिए कि 1 and 3 बोथ, ठीक। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होता ये वाला हो जाता, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4, और ऑप्शन नंबर 4 में होना चाहिए था 1 and 3 बोथ। क्वेश्चन नंबर 24, ये आपके लिए ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल इज, चाहे आपके पास एक होलो चार्ज बॉडी रहा या तो सॉलिड चार्ज बॉडी रहा, आपको अगर बॉडी के अंदर चेक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको मिलेगा 0, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू चेक करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू आपको मिलता कांस्टेंट। तो हम लोग को वैल्यू पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। ये आप लोगों को पढ़ाए थे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो ये तो आसान हो चुका है, न्यूटन पर कूलम या तो फिर वोल्ट पर मीटर। तो बहुत बार इस क्वेश्चन को आप लोग देख चुके हो। क्वेश्चन नंबर 26 देख लें कि रहने दे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस ना जनरली आपके एग्जाम्स में पूछता नहीं है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो लेट इट भी, रहने दो क्वेश्चन नंबर 26 को। देखते हैं अगर अभी टाइम बचेगा तो आपको करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो तो, एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको यूनिफॉर्म के लिए भी पूछ सकता था और नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी पूछ सकता था, ठीक। तो बोला एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो प्लेस्ड किया गया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो लेट्स से ये देखो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर यदि आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख देते हो, तो इलेक्ट्रिक डायपोल एक -q और +q चार्ज से मिलकर के बनता है। तो बोल रहा है क्या, किसके पास बोथ अ टॉर्क एंड नेट फोर्स अकर। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, किसके पास नेट टॉर्क भी लगेगा और नेट फोर्स भी लगेगा। अगर यही क्वेश्चंस में, सुनना बड़े ध्यान से, यही क्वेश्चंस में ना अगर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म के जगह पे केवल यूनिफॉर्म बोलता, केवल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप यहाँ पे देख लो, इस तरीके का आपको ना जरूर हम पढ़ा करके रखे हैं। इस तरीके का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप कोई चार्ज को रखते थे, ये चार्ज था -q और ये चार्ज था +q। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगता था F बराबर q इंटू ई पॉजिटिव में, और लेफ्ट साइड में फोर्स लगता था F बराबर -q इंटू ई, F बराबर -q इंटू ई। तो नेट फोर्स आपको 0 मिल जाता, क्योंकि एक साइड पॉजिटिव था एक साइड नेगेटिव था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को रख रहे हैं, तो नेट फोर्स 0, बस नेट फोर्स 0, ठीक। और जो इसमें रहता इसके ऊपर टॉर्क लगता, हालांकि टॉर्क लगता लेकिन नेट फोर्स जो है वो 0 मिल जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 अगेन ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग है द यूनिट वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है, तो आप लोग पढ़े हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। आप लोग को याद है ना ये रिलेशन, E बराबर नेगेटिव ऑफ dV बटा dr। यहीं से नेगेटिव ऑफ dV, dV के वैल्यू dV मतलब पोटेंशियल डिफरेंस था, इसका वैल्यू V आ जाता, और dr तो डिस्टेंस है, इसके लिए आ जाता है मीटर। तो वोल्ट पर मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज इट्स यूनिट जूल कूलम। तो आपको ऐसा फिजिकल क्वांटिटी बताना है जिसका जो यूनिट होता है वो होता है जूल कूलम। तो ये आप लोग जानते हो ना, V बराबर आप लोग जानते हो W बटा Q। तो W यानी वर्क डन है, ये तो जूल हो गया, और Q का Q मतलब चार्ज है, चार्ज का हो गया कूलम, तो हो गया जूल पर कूलम, यानी कि तो पोटेंशियल के लिए होगा। तो ये पहला तो ठीक है। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल रहता तो, चेंज इन पोटेंशियल रहता तो ऐसा आ जाता, ठीक है, dW बटा Q। तो dW यानी चेंज इन वर्क डन, चेंज इन वर्क डन का वैल्यू, तो वर्क डन ये भी तो जूल में ही रहता, चार्ज कूलम में, यानी कि आपको इसके लिए भी मिल सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी यूनिट मिलेगा जूल पर कूलम, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बोथ 1 and 2,
तो ऑप्शन 3 सही है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक मोमेंट ऑफ अ डायपोल इज, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का आपसे यूनिट पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आपको बोलता था P बराबर Q इंटू 2L, ठीक है। तो Q आपके लिए चार्ज आ गया और 2L ये डिस्टेंस होता था, यानी मीटर, कुलाम मीटर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1, ठीक। आप लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अगला 31। हाँ, ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी बोले थे कि ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है और शायद ये क्वेश्चन आप लोग जरूर से जानते हैं। तो चलो देखो इसका सही आंसर क्या होगा। आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का वैल्यू पूछ दिया था, ठीक है। तो आप लोग सॉरी एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछ दिया था। तो आप लोग जानते हो कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट बाईं ओर चला जाता और ये आ जाता 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब देख लो यूनिट, ऊपर चार्ज है ना, 2 गो चार्ज है तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। 4F का कुछ नहीं होगा लेकिन फोर्स का तो न्यूटन होगा और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपको मिल जाता कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, हम यूनिट निकाल लिए, हम लोग से पूछा था डायमेंशनल, कोई बात नहीं। देख लो ये कूलम आया ना, कूलम स्क्वायर। तो ये कूलम का आप लोग तो यूनिट जानते हो। इसका कूलम स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हो ना, कूलम का होता है 80। तो 80, अब यहाँ पे 80 का स्क्वायर है। यहाँ पे ये न्यूटन दिख रहा है तो न्यूटन के लिए आप लोग जानते थे ना MLT-2, ठीक है। इसका पावर -1। ये मीटर यानी लेंथ है ना, लेंथ के पावर -2। अब ये सारे को जोड़ दीजिए। तो अगर आप लोग सारे को जोड़ते हैं तो आपको मिल जाता A का स्क्वायर, T का स्क्वायर, L देख लो तो L यहाँ पे L -2 है और यहाँ पे +1 है। तो आपको मिल जाता -1 T का पावर -2, ठीक है। ये आप लोग कुछ गलती कर दिए का MLT-2, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखो ये चार्ज का वैल्यू पूरा का पूरा कट जा रहा है। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग दोबारा से देख लो। आप लोगों से ना यूनिट पूछा गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। यूनिट पूछ रहा है, ठीक है। तो ये यूनिट निकल जाएगा, मुश्किल नहीं होना चाहिए। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज गुना R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चाहिए आपको 1/4 पाई F Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यूनिट डालो, चार्ज का होता है 80, फिर तो यहाँ पे 2 गो 80 आ जाएगा। तो 80 इंटू 80 उसको ऊपर में स्क्वायर कर देते हैं। ये फोर्स का यूनिट होता है MLT-2, ठीक है। फिर इसके बाद डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस के लिए होता है L स्क्वायर, ठीक। अब आगे कैलकुलेशन करते हैं तो A स्क्वायर T स्क्वायर आ जाता। फिर चेक कर लो, ये आ जाता ये देखो ये L स्क्वायर है, हाँ ये L स्क्वायर और यहाँ पे 1, तो आपको मिल जाता L का क्यूब T का पावर -2, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके चलिए, अगर आप लोग ऊपर लेकर के जाएंगे तो आपको मिलने वाला है M का पावर -1, L का पावर -3, ठीक है। T का पावर देखो ये नीचे -2 ऊपर में 2, ये -2 ऊपर जाता तो +2 हो जाता, तो +2 +2 +4 हो जाता और ये हो जाता A का स्क्वायर, ठीक है। यानी M-1 L -3, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा था? M-1 L -3, देखो ऑप्शन नंबर 1 दिखाई दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, ए वायर कैरीज अ करेंट 1 माइक्रो एम्पियर। तो करेंट जो जा रहा है वो जा रहा है 1 माइक्रो एम्पियर का। माइक्रो मतलब जानते हो 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। इफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे करके रखा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे करके रखा है E, आपको दिया है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द वायर इज। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है पर सेकेंड में, ठीक है, यानी 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए कैलकुलेशंस के लिए, तो मैं नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखना, ठीक है, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन, ये वाली क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। तो क्या आप लोग Q निकाल सकते हो? Q बराबर होता I इंटू T, ठीक है। तो I भी दिया हुआ था, 10⁻⁻6 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 1 ही सेकेंड के लिए, तो यहाँ पे इसकी जगह पे 1 आ जाता।
तो Q का वैल्यू आपको कितना मिल गया, Q का वैल्यू मिल गया 10⁻⁻⁶। ठीक है। अब Q बराबर आप लोग जानते हो N इंटू E होता है। ठीक है, या ये 10⁻⁻�6। अब ये N बराबर आता है 10⁻⁻�6 बटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप लोग जानते हो ना सॉरी, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर ये ऊपर चला जाता तो आपको दिख जाता 10⁻⁻6 और ये 10⁻19 बटा 1.6। अच्छा, आप ये पावर घटाते ना तो आपको मिल जाता 10⁻13 बटा 1.6। क्या ऐसा आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे 10 के पावर 13 है? तो 10 के पावर 13 वाला ऑप्शन देखिए, देखो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 में तो माइनस में था। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो कौन हो जाएगा? फिर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। when is an electric dipole in a stable equilibrium in an electric field? तो कब इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता था? तो आप लोग को बताए थे, तो ये होता था जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता था। ठीक है, और अगर 0 डिग्री रहा तो आप लोग को वैल्यू मिलता था u बराबर -P इंटू ई। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। 34 देखिए, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन एन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? तो आप लोग जानते हो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाता था, क्योंकि एक साइड लगता था फोर्स -QE और दूसरे साइड लगता था +QE, और ये दोनों को जोड़ते थे तो ये आ जाता था 0। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if the distance of a point from a positive charge increases the value of potential at the point is। तो देखो आप लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हो, किसी चार्ज से पोटेंशियल का फॉर्मूला r डिस्टेंस पर कुछ ऐसा आ जाता था 1/4πε0 Q बटा R, यानी V और R के बीच रिश्ता देखो, V और R के बीच जो रिश्ता दिख रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, यानी कि अगर R बढ़ेगा तो V कम हो जाएगा। तो बोल रहा है क्या ये जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है ना। इफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इंक्रीजेस, यानी डिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी R का वैल्यू बढ़ रहा है। अगर R बढ़ रहा है तो V का वैल्यू पक्के से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट। तो आपके पास एक ग्लास रड है और मजे की बात यह है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किसको खींचेगा? एक ऐसे ऑब्जेक्ट को खींचेगा जिसके पास नेगेटिवली चार्ज रहेगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्जेस। तो शायद ये क्वेश्चन आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हो। तो 1 कूलम चार्ज के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो आप लोग ये जानते हो, तो Q बराबर N इंटू ई, तो N बराबर आ जाता है Q बटा E। ठीक है, तो Q का वैल्यू 1 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 1। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? बढ़िया क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद करो E.ds। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट चेक कर लेता हूँ कि कौन से टर्म में दिया है। चलो वोल्ट के टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता था वोल्ट पर मीटर। एक न्यूटन पर कूलम भी होता था, लेकिन यहाँ पे न्यूटन पर कूलम में कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर, और ये जो ds ये एरिया वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस मीटर के साथ ये मीटर कट गया तो ये आ गया वोल्ट मीटर। कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 39 अगेन ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 को बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो देखो V बराबर आप लोग जानते हो W बटा Q होता है। तो W मतलब वर्क ना, तो 1 जूल, और चार्ज कूलम होता है तो 1 कूलम, तो 1 जूल बटा 1 कूलम, 1 जूल बटा 1 कूलम। ऐसा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 41, अगर 41 देखेंगे तो क्या बोला है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा? तो देखो अभी थोड़ा देर पहले देखे थे, लेकिन यहाँ पे ना देखो ये यूनिट आप लोगों को दे दिया है न्यूटन के टर्म में, तो ये यूनिट ले लो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्लोज इंटीग्रल E.ds। आप लोग ये जानते थे, क्लोज इंटीग्रल E.ds। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आप लोग जानते हो ना, न्यूटन पर कूलम। और ये ds हो गया एरिया, यानी एरिया वेक्टर, इसका हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये कूलम ऊपर चला जाता तो ये हो जाता है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ऐसा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर
3। द सरफेस कंसिडर फॉर गॉस लॉ इज, ये तो आप लोग पढ़े हो कि गॉस लॉ जो है सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल होता था एक क्लोज सरफेस के लिए, और जो क्लोज सरफेस हम लोग बाउंड करते हैं उस सरफेस का नाम होता है गॉसियन सरफेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये 43 नंबर क्वेश्चन जो है ना रिपीटेड क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू है प्लेस्ड एट ए सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस विल बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आप लोग जान चुके हो। ठीक है, तो 6 फेसेस के कारण होता था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये देखो 6 फेस के कारण क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेसेस के कारण क्या हो जाता क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ऐसा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। ये 44 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाई एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कौन से प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं किया जाता है। टोटल चार्ज ऑफ कंजर्वेशन, ये तो सेटिस्फाई करता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको भी सेटिस्फाई करता है। 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, जानते हो, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, ये भी सेटिस्फाई करता है। सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज पॉसिबल। तो देखो इसको ना आप लोग इस तरीके से बना लेना, Q बराबर N इंटू ई। अब यहाँ पे हर एक के लिए चार्ज दिया हुआ है, तो N बराबर आ जाएगा Q बटा E। Q के जगह पे बारी बारी से यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, उसको पुट कर लेना। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये इसको डिवाइड करने के बाद जिसमें भी आपको होल नंबर वैल्यू दिखाई दे, होल नंबर मतलब 1 2 3 4 इस तरीके का नंबर दिखाई दे, तो एग्जैक्ट ऐसा नंबर आ जाए तो वही हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे तो मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये 32 है ना, तो ये 1.6 से आसानी से कट जाएगा, तो यही होगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2। 46 देख लो, if a charge on a body is 1 nanocoulomb then how many electrons are present on the body। बिल्कुल रिपीटेशन है यही क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 45 का रिपीटेशन है। तो n बराबर बोल रहा है Q बटा E, और Q का वैल्यू क्या बोला है 1 नैनोकुलम। नैनो मतलब जानते हो 10 टू द पावर माइनस 9, तो ये 10 टू द पावर माइनस 9 कुलम हो गया। और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते हो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलम। इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 1 इंटू 10 टू द पावर, थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ, पेज ऊपर की ओर कर रहा हूँ, थोड़ा ठीक से देखना। 1 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर में -9 है, और ये 10 टू द पावर -19 अगर ऊपर चल जाता तो ये +19 हो जाता, बट आ जाता 1.6। अगर आप इसको कट पिट करते हैं तो आपको मिल जाता 1 बटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 में 9 घट जाएगा तो 10 आ जाएगा। देखो 1 को आप इससे जब भाग देते थे तो आपको आ जाता 0. ठीक है, 0.625 इंटू 10 टू द पावर 10। ठीक है, तो आसपास ऐसा कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है चेक कर लो। कोई ऑप्शन नहीं, देखो यहाँ पे ये पावर देख लो, ये चौथा क्वेश्चन, चौथा ऑप्शन का, हाँ 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9। देखो 6.25 आप लोग को बताए थे, पॉइंट को अगर दाहिनी साइड शिफ्ट करेंगे तो पावर घट जाता है, तो ये एक पॉइंट को दाहिनी साइड ले जा रहे हैं 6.25, तो इसका पावर 1 घट जाएगा, 10 से आ जाएगा 9। ठीक, तो आंसर हो गया, सही आंसर हो गया हम लोग का ये ऑप्शन नंबर 4। The electric flux for Gaussian surface that encloses the 3 charges particle in free space is इतना, Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है, Q3 दे के रखा है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, तो देख लो इसका एक्चुअली आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या बोलता था कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होता है वो गॉस लॉ में आप लोग पढ़े थे, होता था Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो Q कितना आएगा, ये सारे चार्जेस को जोड़ देना, ये सारे चार्जेस को जोड़ देना, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप लोग जानते हो 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। अच्छा, पहला क्वेश्चन, आज का जो पहला क्वेश्चन आप लोग किए हो वो यही क्वेश्चन था। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता था, तो ये दोनों का कैलकुलेशन कर देना, और जो आ जाएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करो 48 की ओर। तो देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज विल बी। तो आप लोग जानते हो कि फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू E, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को रख देंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और फोर्स होता है Q इंटू E के बराबर। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, तो जानते हो आप लोग न्यूटन पर कूलम या तो फिर वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 50, अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, When placed in a uniform field a dipole experiences, तो बोल रहा है कि देखो
एक्चुअली यहाँ पे बोलना चाहिए कि जब हम लोग एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं ना, व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डायपोल एक्सपीरियंस। हाँ, क्वेश्चन ठीक है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डायपोल को रखते हैं तो उस पर क्या लगता है। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है ना तो नेट फोर्स जीरो होता है, नेट फोर्स जीरो होता है। गांठ बांध करके रख लो इस चीज को। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहां पे नेट फोर्स दिखाई दे, उसमें नेट फोर्स लगेगा ही नहीं। तो आपको ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे नेट फोर्स है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसी तरीके से ऑप्शन 3 देखो, इसमें भी नेट फोर्स दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं हो सकता। चौथा में भी देखो, इसमें भी नेट फोर्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टॉर्क। यानी कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखते हो तो सिर्फ उसके पास टॉर्क लगेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, टू कॉपर स्फीयर्स ऑफ द सेम रेडियस, कि दो कॉपर का स्फीयर है और जिसका रेडियस सेम है, वन सॉलिड एंड अदर होलो। तो देख लो, आपके पास ये कॉपर का स्फीयर है, एक तो हम लोग रख देते हैं सॉलिड, इसको मान लेते हैं कॉपर का स्फीयर है, ये है सॉलिड, और जितना बड़ा ये स्फीयर है उतना ही बड़ा एक और कॉपर का स्फीयर है, लेकिन ये है आपके पास होलो। आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल, दोनों को सेम पोटेंशियल से चार्ज कर देते हैं। विच विल हैव मोर चार्ज, तो किसके पास ज्यादा चार्ज होगा। तो देखो किसी के पास कोई ज्यादा चार्ज नहीं होगा, क्योंकि v का वैल्यू जानते हो, v का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r। तो दोनों का तो रेडियस सेम है, अगर दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, दोनों का पोटेंशियल जो है वो ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा, और दोनों का चार्ज जो है चार्ज भी सेम रहेगा। तो दोनों में चार्जेस सेम आ जाएगा, क्योंकि दो में पोटेंशियल सेम तो चार्जेस सेम। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। बोथ विल हैव एन इक्वल चार्ज, दोनों जो बॉडी दिख रहा है सॉलिड और होलो, दोनों के पास बराबर चार्ज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52, अगेन ये क्वेश्चन रिपीटेड दिख रहा है। ए सॉफ्ट बबल इज गिवन नेगेटिव चार्ज, तो सॉफ्ट बबल में अगर नेगेटिव चार्ज देते हो तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, तो इसका रेडियस इंक्रीज कर जाएगा। आपको ऐसा बताए थे, ये एक सॉफ्ट बबल है, नेगेटिव चार्जेस दिए तो रिपल्सन हो जाएगा, और रिपल्सन हो जाने के कारण इसका सरफेस बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें तो हम लोग को दिखता है क्वेश्चन नंबर 53। 2 point charge of 3 microcoulomb and -8 microcoulomb attract each other with a force of 1 Newton। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको करवा चुके हैं। ठीक है, 54 देखो, इफ अ सॉलिड बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज बाय फ्रिक्शन इट मीन्स दैट द बॉडी हैज। देखो बोल रहा है कि एक बॉडी को ना, एक सॉलिड बॉडी है और इसमें नेगेटिवली चार्ज कर रहे हैं फ्रिक्शंस के मदद से, तो इट मीन्स द बॉडी हैज। तो इस बॉडी के पास क्या होगा, एक्वायर्ड सम acquired excess of electron, lost some protons, acquired some electrons and lost a lesser number of protons, lost some positive ions। तो देखो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे ही हम लोग को समझना है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ए मेटेलिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन्स ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ सोन इन फिगर इज। तो देखो आप लोग ये जानते हो कि किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स 90 डिग्री में खत्म होता है और 90 डिग्री में ही शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पहला वाला 90 डिग्री में शुरू और 90 डिग्री में खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा भी ऐसे ही दिख रहा है, 90 डिग्री में शुरू नहीं हो रहा, 90 डिग्री से खत्म नहीं हो रहा है। तीसरा भी ऐसे ही दिख रहा है। ये चौथा वाला देखो, चौथा वाला बिल्कुल सही है, सरफेस के साथ इस तरीके से 90 डिग्री में इंटर कर रहा है और फिर 90 डिग्री से बाहर जा रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चौथा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इरेज इसलिए करता हूँ कि ताकि आपको पता चल पाए। ठीक है, ये सरफेस के साथ किस तरीके से जा रहा है। ठीक।